Hello everyone and welcome back to my channel. So in this video we will discuss about battles of terrain, किंग एंड किंगडम्स के टाइम के. तो बेसिकली इसके लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था महमूद ऑफ गजनी और जो उस टाइम के रीजनल किंगडम्स थे उनका क्या एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसे सब मैनेज होता था, वो भी डिस्कस किया था. एंड लास्ट में मोहम्मद ऑफ घोर के बारे में भी डिस्कस किया था, जो कि दो अफ़गानीज़ थे और वो इंडिया में आए थे एट सम टाइम और उन्होंने इंडिया को बहुत ज़्यादा लूटा था एंड इन्वेड किया था. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट बैटल्स ऑफ टेरेन. So two battles were fought at Terrain between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghor in the first battle of Terrain. तो दो battles लड़े गए थे दो लोगों के बीच में. तो वो थे पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद ऑफ घोर या फिर मोहम्मद घोरी के बीच में. तो पहले बैटल में जो कि 1191 में हुआ था, जो पहला टेरेन का बैटल था, उसमें पृथ्वीराज ने मोहम्मद घोरी को हरा दिया था. और दूसरे बैटल में यानी 1192 के टाइम एक साल बाद मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उसने जीत हासिल की. तो ये दो लड़ाइयाँ थी. ये पूरा इम्पॉर्टेंट बहुत ये जो पूरा टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. ये दोनों जो लड़ाइयाँ थी इनकी डेट भी आपको याद रखनी है. पहली लड़ाई में कौन जीता था? तो मोहम्मद ऑफ घोर जीते थे. और दूसरी लड़ाई में पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को हराया था और वो जीत गए थे. और दूसरी लड़ाई में मोहम्मद घोरी जीते थे और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था. अब क्या रीज़न था कि दूसरे बैटल में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, ये हम डिस्कस करेंगे. So many historians believe that Prithviraj failure in the second battle of Terrain was caused by the lack of support of Raja जयचंद्र ऑफ कन्नौज. तो ज़्यादातर हिस्टोरियंस ये मानते हैं, ये बिलीव करते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान का फेलियर था, जिस वजह से वो हारे थे दूसरे बैटल ऑफ टेरेन में, उसका कारण ये था कि उनके पास बहुत ही कम सपोर्ट था. राजा जयचंद्र जो कन्नौज के राजा थे, जो जयचंद्र जिनका नाम था, उनका सपोर्ट बहुत कम मिला था पृथ्वीराज चौहान को. तो ये एक रीज़न हो सकता है कि दूसरे बैटल में वो हार गए. Others believe that it was because the Indian rulers did not have access to the war technologies used by the Turks like iron stirrups and bows that could shoot long distances. कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जो इंडियन रूलर्स थे उस टाइम पे उनके पास उतना एक्सेस नहीं था टेक्नोलॉजीज़ को. और जैसे कि टर्क्स उस टाइम पे यूज़ करते थे आयरन के स्टिरप्स, बोज यूज़ करते थे, जिससे कि निशाना बहुत दूर तक जा सकता था. यानी एक जगह से आप बहुत दूर तक अटैक कर सकते हो. वो इंडियन रूलर्स के पास उस टाइम पर उसका एक्सेस नहीं था. उन्हें पता ही नहीं था कि ये क्या होता है. So, most of the rulers depended on their samanthas to provide them with an army who did not know how to work together as they came from different various regions. बेसिकली ज़्यादातर उस टाइम के किंग्स और रूलर्स अपने समांथास पे ही निर्भर हो गए थे एंड उन्हीं पे डिपेंडेंट हो गए थे. समांथास कौन थे? वॉरियर चीफ्स और सबॉर्डिनेट्स, जो कि किंग के सबॉर्डिनेट्स थे. तो अब वो रूलर्स जो किंग और रूलर्स थे वो समांथास पे ही निर्भर हो गए कि अब यही हमें आर्मी भी प्रोवाइड करेंगे और यही हमें सब लड़ाई के लिए तैयार करेंगे. जो समांथास जिन्हें खुद नहीं पता था कि साथ में काम कैसे करना है, क्योंकि वो अलग अलग रीजन से आते थे. किसी के रीजन में ऐसे लड़ाई लड़ी जाती थी तो किसी में अलग तरीके से. तो फिर ऐसे अलग अलग डिबेट्स होने लगे एंड अलग अलग टाइप के कंक्लूजन्स निकले, जिससे फिर लड़ाइयाँ शुरू हो गई. देयर वॉज नो कॉमन प्लान ऑफ एक्शन or organization. The Turks on the other hand were very well organized and they had a faster cavalry. तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो टर्क्स थे, मतलब जो हम लोग का ऑर्गेनाइजेशन था उस टाइम पे इंडियन रूलर्स का, वो बहुत कॉमन प्लान था एक्शन का. एंड कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता था कि हाँ अगली वाली जो टीम है, अगली जो दूसरी सेना है जो हमारे अगेंस्ट है, वो ऐसा प्लान करेगी. एंड एक्चुअल में वही होता ही था. वो बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते थे कि आगे वाले ने क्या सोचा है एंड कैसी उनकी प्लानिंग होगी. वही दूसरी साइड पे जो टर्क्स थे, जो टर्किश लोग थे, वो बहुत ही ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज थे और उनकी हर एक चीज़ प्लानिंग में, हर एक प्लान उनका ऑन पॉइंट था, जो कोई मतलब प्रिडिक्ट ही नहीं
कर सकता था, ऐसे वो प्लान करते थे क्योंकि सब यूनाइटेड थे वहाँ पर। और उनकी बहुत ही ज़्यादा फास्टर कैवलरी थी। कैवलरी क्या होती है? एक आर्मी की पार्ट होती है जिसमें बहुत ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं और बहुत सारे घोड़े होते हैं। तो उनकी बहुत अच्छी और तेज़ अमाउंट ऑफ आर्मी थी एंड बहुत ज़्यादा उनके पास घोड़े भी थे। सो दे यूज्ड हॉर्सेज विच वर टू फास्ट एंड क्विक फॉर द इंडियन एलिफेंट्स। तो वो ऐसे घोड़े यूज़ करते थे जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ थे कंपेयर टू भारत के जो हाथी थे उनके कंपैरिजन में। Muhammad Ghori's victory marked the beginning of the Turkish rule in India and the creation of slave dynasty. It also marked the beginning of the Delhi Sultanate. अब जो मोहम्मद घोरी की विक्ट्री थी, जो उनकी जीत थी, उससे क्या हुआ कि टर्किश रूल में जो टर्किश रूलर्स आए थे इंडिया में, उसकी शुरुआत हो गई। बहुत सारा पहले तो इंडिया में कितने सारे लोगों ने राज किया। पहले मुगल्स आए, फिर टर्किश आए, फिर टर्किश से पहले अफ़गानीज़ आए, मोहम्मद ऑफ घोर और महमूद ऑफ गज़नी। इतने सारे लोग आए, इंडिया को लूटा एंड सारे मिनरल्स ले गए इंडिया से। तो इससे क्या हुआ कि स्लेव डायनेस्टी की भी शुरुआत हुई और दिल्ली सल्तनत की भी शुरुआत वहीं से हुई। Now, very important topic from the perspectives of this chapter, that is the Chola kingdom. So, Chola ruled from Urayur in Tamil Nadu. They were known for their system of local self-government. तो चोलाज ने तमिलनाडु से अपनी रूलिंग स्टार्ट की, तमिलनाडु से अपना एरिया एक्सपैंड करना शुरू किया और वो अपने एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एक सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते थे। तो अब हम उसी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। The empire was divided into several mandalams. These mandalams were further subdivided into Valanadu and Nadus. So, basically, a group of villages together was a Nadu and a number of Nadus together was a Valanadu. तो जैसे हमारी कंट्री है, हमारी कंट्री में अलग अलग स्टेट्स हैं और फिर वो स्टेट्स छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड हैं। वो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स फिर आगे और छोटे गाँव में डिवाइडेड हैं और टाउन्स में डिवाइडेड हैं। वैसे ही जो एम्पायर थी, चोला एम्पायर, वो काफ़ी सारे मंडलम्स यानी कि स्टेट में डिवाइडेड थी और ये मंडलम फिर आगे वलनाडु में डिवाइडेड थे यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड थे और ये वलनाडु आगे नाडु यानी कि गांव में डिवाइडेड थे। तो काफ़ी सारे गाँवों को मिलाकर एक नाडु बनता था और काफ़ी सारे नाडु को मिलाकर एक वलनाडु बनता था, यानी काफ़ी सारे और टाउन्स को मिलाकर एक वलनाडु मतलब एक डिस्ट्रिक्ट बनता था। सो ईच विलेज हैड टू असेंबलीज, द उर एंड द सभा. The Ur comprised of all the people of the village who owned land. The Sabha comprised of the Brahmins of the village. तो हर एक विलेज में, हर एक गांव में 2 असेंबली होती थी, उर और सभा। उर में वो सारे लोग होते थे जिनके पास ज़मीन होती थी और सभा में वो सारे लोग होते थे जो कि ब्राह्मण्स थे उस गांव के। Inscriptions have been found from Uttararomerur, Chingleput district in Tamil Nadu that suggests that they chose their representatives for the village council. तो कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस हैं, ऐसे सबूत हैं और ऐसे कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं उत्तरामेरुर और चिंगेलपुट, ये डिस्ट्रिक्ट्स है तमिलनाडु में, यहाँ से पाए गए हैं जो कि ये बताते हैं और ये सजेस्ट करते हैं कि जो ये डिपिक्ट करते हैं बेसिकली कि जो उस टाइम के लोग थे वो अभी जैसे इलेक्शंस होते हैं और हम हमारे जो हमें कैंडिडेट सही लगता है उसे वोट करते हैं, तो वैसे ही उस टाइम पे भी लोग कैंडिडेट को इलेक्ट करते थे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते थे विलेज काउंसिल को फॉर्म करने के लिए। The village was divided into 30 wards. From each ward, people had to write the name of the eligible candidate to be selected for committee work on a palm leaf. तो हर एक वार्ड से लोग आते थे और नाम लिखते थे जो कैंडिडेट को वो वोट करना चाहते हैं, जो कि कमिटी में सेलेक्ट होगा एक पाम लीफ पर। All these tickets of palm leaves were then put into a pot. Then a young boy would be asked to take out the tickets one by one for each committee. These committee looked after various affairs of the village such as measuring of land under cultivation, calculation and collection of tax, building and repair of water tanks and irrigation canals, maintenance of road and temples and settling of disputes. तो ये जो committees थी ये
क्यों बनाई जाती थी? ताकि वो गाँव के ऊपर एक नज़र रखे रहें कि क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सी ज़रूरत पड़ी है, कहाँ पे रोड बनवाने हैं एंड ऑल ऑफ दैट। सो उसके लिए क्या होता था कि एक बच्चे को बुलाया जाता था, छोटे लड़के को, और वो उस एक पॉट में सारी टिकट्स को डाल दिया जाता था एंड वो उसमें से एक टिकट को चूज़ करता था एंड जिसका भी नाम आता था वो सेलेक्ट हो जाता था कमेटी के लिए। सो ये सारे जो कमेटी बनती थी काउंसिल गांव में उस टाइम, वो फिर इन सारी चीज़ों के लिए बनती थी कि सेटलिंग ऑफ डिस्प्यूट, सारी कल्टीवेशन, कैलकुलेशन, टैक्स कलेक्शन के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, वाटर टैंक रिपेयर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग हों जो कि इनके लिए देखभाल करें। Rich peasants exercised great powers and control over the village administration under the Chola government. The Chola kings awarded them important titles and gave them important offices at the सेंटर। तो कुछ जो बहुत अमीर लोग थे गांव के, वो बहुत ज़्यादा पार में आ गए थे और उनको कंट्रोल मिल गया था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर चोला गवर्नमेंट के अंडर। तो जो चोला किंग्स थे उन्होंने उनको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टाइटल्स दिए और काफ़ी सारे उनको इम्पॉर्टेंट वर्क भी दिए ऑफिसर्स के, जो कि सेंटर में थे। मूविंग अहेड, अकॉर्डिंग टू दी उत्तरार मेयर इंस्क्रिप्शन, द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया टू बिकम द मेंबर ऑफ काउंसिल विलेज काउंसिल वर। तो बेसिकली कुछ इंस्क्रिप्शंस जो पाए गए थे तमिलनाडु के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, वो ये बताते हैं कि क्राइटेरिया क्या थी जिससे कि आप विलेज काउंसिल का एक मेंबर बन सकते हो। So they should have their own land on which they paid taxes. They should have their own houses. They should be well versed in the Vedas. तो बेसिकली उनकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए जिस पे कि वो टैक्सेस पे करें एंड उनके खुद के घर होने चाहिए और वो पढ़े लिखे होने चाहिए। उनको काफ़ी सारी नॉलेज होनी चाहिए वेदास में। उस टाइम पे वेदास को बहुत इम्पोर्टेंट दी जाती थी। और उनकी एज होनी चाहिए 35 से 70 साल के बीच में। वो ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार होने चाहिए, जो जिससे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में पढ़ सकें और ईमानदारी से काम करें। और वो जो भी लोग जो कि कमेटी में रह चुके हैं ऑलरेडी और एक मेंबर थे पिछले 3 सालों से, वो अब एक मेंबर नहीं बन सकते। और जिन्होंने भी सबमिट नहीं किया है अपने रिलेटिव्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को, बेसिकली देयर अकाउंट्स कुड नॉट बिकम मेंबर्स, तो वो मेंबर्स नहीं बन सकते थे। मूविंग अहेड, ग्रांट्स एंड पेमेंट्स, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सो द चोला रूलर्स ग्रांटेड लैंड टू रॉयल ऑफिसर्स, Brahmins, temples and other religious institutions. Brahmins were given grants of land which were referred to as Brahmadeya. These were rent-free lands. These Brahmadeya lands were looked after by a sabha. तो जो चोला रूलर्स थे वो जो रॉयल ऑफिसर्स थे उन्हें तोहफे के तौर में लैंड देते थे, उन्हें लैंड ग्रांट करते थे। बेसिकली नॉट इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट और तोहफा, मतलब कि वो उन्हें लैंड देते थे, ग्रांट करते थे। ब्राह्मण्स को भी देते थे, टेम्पल्स और अलग अलग जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस थे उसके लिए भी लैंड ग्रांट किया जाता था। अब ब्राह्मण्स जिनको लैंड मिलती थी वो कहलाते थे ब्रह्मदेया, और ये जो लैंड थे ये रेंट फ्री थे, यानी इनकी कोई उन्हें रेंट नहीं देनी पड़ती थी गवर्नमेंट को। अब ये जो ब्रह्मदेया थे, ये ब्रह्मदेया लैंड्स थे, ये सभा के द्वारा लुक्ड आफ्टर किए जाते थे, यानी सभा इनकी देखभाल एंड जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सॉल्व करता था। सभा इज़ अ assembly. The temples are said to have been the largest land holders during the Chola period. तो जो टेम्पल्स थे वो सबसे ज़्यादा बड़े लैंड होल्डर्स थे चोला पीरियड के टाइम। लैंड होल्डर में सबसे बड़ा होना मतलब टेम्पल्स पे सबसे ज़्यादा, यानी सबसे ज़्यादा टेम्पल्स ही बनवाए गए थे उस टाइम पे, ज़्यादा लैंड टेम्पल से कवर था। Often entire villages were gifted to temples and these were referred to as devdan. Land donated to Jain institutions were referred to as Palli Chachandam. Velan Vagi was the land given to the non-Brahmin. तो बेसिकली ज़्यादातर क्या होता था, जो पूरी विलेज थी उसे गिफ्ट में टेम्पल्स बनवा के देते थे ये गवर्नमेंट, चोला गवर्नमेंट। वो उन्हें गिफ्ट के तौर में टेम्पल्स बनाकर देते थे उनके एरिया में।
और ये रेफ़र किया जाता था देवदान के रूप में। सो लैंड जो कि डोनेट किया जाता था जैन इंस्टीट्यूशन को, उसे पल्लचिनम कहते थे। और वेलान वगाई एक तरह का लैंड था जो कि नॉन ब्राह्मण्स को दिया जाता था। With this, we have reached to the end of the chapter and end of the video. I hope you all liked the video. I hope you all enjoyed watching it also. So we will meet again in the next video. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.